नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन MCQ सीरीज़। जैसे आप सभी जानते हैं, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को हम MCQ के रूप में कवर कर रहे हैं। अभी तक इस सीरीज़ के अंदर 40 क्लासेस हम कवर कर चुके हैं। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को शुरू करेंगे, हमारी 41वीं वीडियो को शुरू करेंगे। टॉपिक है भारत में निर्वाचन प्रणाली और यहाँ के जो दलीय व्यवस्था है, यहाँ पर कैसे दल हैं उनको कैसे मान्यता मिलती है, निर्वाचन पद्धति को लेकर के MCQs हम कवर करेंगे। अगर आपने हमारी इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप उनको देख सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों में वैचारिक आधार पर राजनीतिक दलों को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है? आधुनिक लोकतंत्र में जो मॉडर्न डेमोक्रेसी होती है, इसमें वैचारिक आधार पर राजनीतिक दलों को 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ये 4 भाग कौन कौन से हैं, ये 4 वर्ग कौन कौन से हैं, 4 प्रकार के दल कौन कौन से हैं? एक होता है प्रतिक्रियावादी दल, दूसरे होते हैं रूढ़िवादी, तीसरे होते हैं उदारवादी और चौथे होते हैं सुधारवादी। जो प्रतिक्रियावादी होते हैं, ये जो पुरानी व्यवस्था होती है उसके साथ जुड़ाव रखते हैं कि उसको बनाए रखना चाहिए। पुरानी जो परंपरा है, पुराने जो रिवाज हैं, वो चलते रहने चाहिए, ठीक है, उनको वापस लाना चाहिए, ये ऐसा मानते हैं। जो रूढ़िवादी होते हैं, ये कहते हैं कि जो वर्तमान में चल रहा है वो चलते रहना देना चाहिए, उससे छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। जो आपके उदारवादी होते हैं, वो थोड़े थोड़े शुरुआत की बात करते हैं, सुधार की बात करते हैं कि धीरे धीरे सुधार होना चाहिए। और जो सुधारवादी होते हैं, वो पुरानी व्यवस्था को पूरी तरीके से खत्म करके नई व्यवस्था की स्थापना की बात करते हैं। तो वैचारिक आधार पर राजनीतिक दलों को 4 वर्गों में बांटा जाता है, प्रतिक्रियावादी, रूढ़िवादी, उदारवादी और सुधारवादी, ठीक है। अगला, राजनीतिक विचारधारा के आधार पर उन राजनीतिक दलों को क्या कहा जाता है जो पुरानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं को बनाए रखने और उनसे चिपके रहने की वकालत करते हैं? उन राजनीतिक दलों को जो पुरानी व्यवस्था का समर्थन करते हैं, उनको बनाए रखने की बात करते हैं, इनको कहते हैं प्रतिक्रियावादी दल। जो वर्तमान की व्यवस्था को बनाए रखने के पक्षधर होते हैं, उनको कहते हैं रूढ़िवादी दल। जो चेंज के खिलाफ होते हैं, वो कहते हैं जो चल रहा है उसे चलने दीजिए। जो धीरे धीरे चेंज को स्वीकार करते हैं, धीरे धीरे चेंज के पक्ष में होते हैं कि सुधार होना चाहिए लेकिन एकदम से नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे, उन्हें कहते हैं उदारवादी। और जो कहते हैं कि पुरानी व्यवस्था को बिल्कुल बंद कर दीजिए और सीधा नई व्यवस्था को शुरू करें, सुधारवादी, ठीक है। राजनीतिक विश्लेषक रजनी कोठारी ने स्वतंत्रता के बाद भारत की प्रारंभिक दलीय व्यवस्था को किस विशिष्ट नाम से परिभाषित किया था? एक प्रसिद्ध राजनीतिक विश्लेषक रही हैं रजनी कोठारी। इनके द्वारा भारत में जब शुरुआती व्यवस्था बनी आज़ादी के बाद, उसको क्या कहा गया? उसको इन्होंने एक दलीय शासन व्यवस्था या कांग्रेस व्यवस्था के नाम से कहा, क्योंकि उस समय काफ़ी लंबे समय तक, आज़ादी के लगभग 20 से 25 साल तक एक ही दल का प्रभाव रहा पूरे देश में, कांग्रेस का। तो उस कालखंड को 1947 में आज़ाद होता है देश, 1952 में पहला इलेक्शन होता है और 1969 तक लगभग हर राज्य में एक ही सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। 1969 के बाद इसमें बदलाव होना शुरू होता है। तो जो शुरुआत के 20-25 साल थे, उन्हें एक दलीय व्यवस्था या कांग्रेस सिस्टम या कांग्रेस व्यवस्था के नाम से कहा रजनी कोठारी ने, ठीक है। अगला, चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दलों के बीच विशेष अधिकारों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त जो हमारे राजनीतिक दल होते हैं, पंजीकृत सभी होते हैं। कुछ दलों को प्रॉपर मान्यता मिली होती है, कुछ दलों को कोई भी मान्यता नहीं मिली होती, यानी कि ना वो राज्य दल है ना वो राष्ट्रीय दल है, लेकिन रजिस्टर्ड है। तो जो मान्यता प्राप्त दल होते हैं और जो गैर मान्यता प्राप्त दल होते हैं, उनके क्या विशेष अधिकार होते हैं, उसका आपने आंसर करना है कौन सा गलत है। पहला, मान्यता प्राप्त दलों को चुनाव नामांकन के लिए केवल एक प्रस्तावक की आवश्यकता होती है। क्या ये सही है आपका? ये आपका बिल्कुल सही है।
तो जो मान्यता वाले दल होते हैं उनके अगर उनको चुनाव नामांकन करना है उनके प्रत्याशी को, तो केवल एक प्रस्तावक उनको चाहिए, जबकि जो गैर मान्यता प्राप्त वाले दल होते हैं उनको कम से कम 10 पंजीकृत मतदाता प्रस्तावक के रूप में चाहिए। दूसरा, गैर मान्यता प्राप्त दलों को नामांकन हेतु उस क्षेत्र के 10 पंजीकृत मतदाताओं के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। ये बिल्कुल सही है, पहला भी सही, दूसरा भी सही। मान्यता प्राप्त दलों को अधिकतम 40 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति होती है। ये आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन बनता है कितने स्टार प्रचारकों की संख्या होती है? 40। ठीक है, ये जो 40 स्टार प्रचारक होते हैं, स्टार प्रचारक बेसिकली वो प्रचारक इनकी यात्रा का खर्च उस उम्मीदवार के चुनाव खर्च में शामिल नहीं किया जाता। जैसे आप जानते हैं भारत में हर चुनाव में उम्मीदवार के ऊपर एक लिमिट होती है कि वो केवल इतना पैसा खर्च कर सकता है। तो अगर उसके इलाके में कोई स्टार प्रचारक आता है तो उसके खर्च जो होगा, उसके प्रचार में जो खर्च होगा, उसको उम्मीदवार के खाते में नहीं जोड़ते। तो 40 स्टार प्रचारक मिलते हैं मान्यता प्राप्त दलों को। गैर मान्यता प्राप्त दलों को अधिकतम 30 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति होती है। क्या ये सही है? ये गलत है। इनको आधे यानी इनको 20 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति होती है। तो केवल डी वाला आपका गलत है, यही आपको बताना था। ठीक है, अगला, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त पूरी करनी अनिवार्य है? अगर कोई पार्टी इस राष्ट्रीय पार्टी यानी नेशनल पार्टी बनना चाहती है तो कौन सी शर्त उसको पूरी करनी होगी? हमने देखा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब पढ़ा उसको कि 3 इंपॉर्टेंट शर्तें हैं। तीनों में से एक शर्त अगर वो पूरी कर ले, कोई भी सी भी पूरी कर ले, तो वो नेशनल पार्टी बन जाएगी। पहली शर्त क्या थी? पहली शर्त थी लोकसभा या विधानसभा के जब इलेक्शन होंगे तो उनमें 4 या 4 से ज्यादा राज्यों में 6% वोट टोटल वो लेकर आए और किसी एक राज्य में या बहुत सारे राज्यों में मिलाकर 4 सीटें वो जीत ले। यानी 4 या 4 से ज्यादा राज्यों में 6% वोट और 4 लोकसभा सीटें, तब उसको नेशनल पार्टी माना जाएगा। दूसरी कंडीशन, अगर वो लोकसभा में 2% सीटें जीत जाता है और ये 2% सीटें 3 अलग अलग राज्यों से आती हैं तो भी नेशनल पार्टी बन जाएगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई पार्टी 4 अलग अलग राज्यों में स्टेट पार्टी है तो ऑटोमेटिकली उसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता मिल जाएगी। यहां पर आपका कौन सा सही है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगला, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में न्यूनतम कितने राज्यों में 6% वैध मत प्राप्त करने होंगे? तो न्यूनतम 6% वोट उसे कम से कम 4 राज्यों में प्राप्त करने होंगे, साथ में 4 लोकसभा की सीटें भी उसको जीतनी होंगी। ये सीटें चाहे वो एक राज्य से जीते चाहे अलग अलग राज्यों से जीते। ठीक है, ऑप्शन सी। यदि कोई दल लोकसभा चुनाव में कुल सीटों का 2% स्थान यानी लगभग 11 सीटें जीतता है तो उसे राष्ट्रीय दल बनने के लिए ये सदस्य न्यूनतम कितने अलग अलग राज्यों से चुनकर आने अनिवार्य हैं? तो देखिए यहां पर पूछा है कि अगर कोई पार्टी 2% सीटें जीत जाती है, लगभग 11 सीटें जीत जाती हैं, तो ये सीटें कम से कम कितने राज्यों से आनी चाहिए? यहां पर वोट परसेंट की बात नहीं कर रहा, जो हमने ऊपर देखा कि 6% वोट आना चाहिए, साथ में 4 लोकसभा की सीटें। यहां पर केवल सीटों की बात है कि अगर उसको 2% सीटें मिल जाएं, लगभग 11 सीटें वो जीत जाए और ये 11 सीटें 3 अलग अलग राज्यों से आ रही हों तो उसको नेशनल पार्टी मान लिया जाएगा। ठीक है, वर्ष 2011 में निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य स्तरीय दल यानी क्षेत्रीय दल की मान्यता के लिए एक नई शर्त जोड़ी गई थी। वह शर्त इनमें से कौन सी है? हमने नेशनल पार्टी के क्राइटेरिया को देखा, अब बात करते हैं स्टेट पार्टी का, राज्य स्तरीय दल या क्षेत्रीय दलों के बारे में। क्षेत्रीय दलों की मान्यता के लिए 5 शर्तें हैं, जिसमें जो 5वीं शर्त है उसे 2011 में जोड़ा गया। 5वीं शर्त क्या है कि लोकसभा के जो चुनाव होंगे उसमें या विधानसभा के जो चुनाव होंगे उसमें टोटल जो वोट पड़े हैं उसका 8% वोट अगर उसको मिल जाए, यानी किसी पार्टी को लोकसभा के लिए अगर चुनाव होते हैं तो वहां पर उसे 8% वोट मिल जाएं, या किसी राज्य में विधानसभा के चुनाव में से 8% वोट मिल जाएं तो वो राज्य पार्टी बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या होगा? ये दल को लोकसभा या विधानसभा चुनाव में उस राज्य के कुल वैध मतों का 8% वोट मिल जाए। यानी किसी एक राज्य में अगर लोकसभा के चुनाव में आपको 8% वोट मिल जाता है, भले ही आप कोई भी सीट न जीतो लोकसभा की, तो भी आप स्टेट पार्टी बन जाओगे। और अगर विधानसभा में 8% वोट जीत गए तो भी आप स्टेट पार्टी बन जाओगे। ठीक है,
किसी दल को एक राज्य में राज्य स्तरीय दल की मान्यता के लिए विधानसभा सीटों के संदर्भ में क्या मानक तय हैं? हमने अभी देखा कि इसकी 5 शर्तें। पहली शर्त यह है कि उस विधानसभा के चुनाव में या उस राज्य में विधानसभा के चुनाव में 6% वोट प्राप्त कर ले और साथ में 2 सीटें वो जीत ले। दूसरी कंडीशन क्या है कि उस राज्य में लोकसभा के चुनाव में 6% वोट हासिल कर ले और लोकसभा की 1 सीट जीत ले। ये विधानसभा में है, ये लोकसभा में है। तीसरी कंडीशन क्या है कि उस विधानसभा के अंदर जितनी भी विधानसभा की सीटें हैं उनका कम से कम 3% सीटें वो जीत ले या 3 सीटें जो भी अधिक हो उसको जीत ले तो फिर उसको स्टेट पार्टी मान लेंगे। चौथी कंडीशन है लोकसभा चुनाव में उस राज्य से हर 25 सीटों पर दल का कम से कम 1 सदस्य अगर चुना गया हो, जैसे अगर किसी राज्य में 50 लोकसभा की सीटें हैं तो हर 25 पर 1 यानी वहां से 2 सीट आ जाए। किसी राज्य में 25 सीटें हैं तो वहां से 1 आ जाए तो तब उसको स्टेट पार्टी मान लेंगे। ये 4 कंडीशन है। 5वीं मैंने आपको बताई, 8% वोट ले आइए आप स्टेट पार्टी बन जाएंगे। यहाँ पे 6% है लेकिन साथ में सीटें भी हैं, यहाँ पर केवल 8% है। ठीक है, तो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं देखिए। कुल विधानसभा सीटों का 5% भाग जीतना नहीं, ये 6% है। कुल विधानसभा सीटों का कम से कम 3% या कम से कम 3 सीटें जो भी अधिक हो इसको जीतना, ये सही है। अनिवार्य रूप से कम 5 सीटें जीतना गलत है आपका। कुल विधानसभा सीटों का 10% भाग जीतना, ये भी गलत है। 3% सीटों की बात की गई थी। ठीक है, तो केवल आपका बी वाला सही है, यही आपको बताना था। लोकसभा चुनाव के आधार पर किसी राज्य में राज्य स्तरीय दल की मान्यता हेतु निम्न में से कौन सा मानक बिल्कुल सटीक है? अभी हमने विधानसभा के आधार पर देखा कि विधानसभा में अगर आप सीटें जीतते हैं या इतना % वोट लाते हैं तो आप स्टेट पार्टी बन जाओगे। लोकसभा के आधार पर क्या होगा देखिए, लोकसभा चुनाव में उस राज्य से हर 10 सीटों पर दल का कम से कम 1 सदस्य चुना गया हो, गलत है, ये संख्या 25 सीट है। लोकसभा चुनाव में उस राज्य से हर 25 सीटों पर या उसके किसी अंश पर दल का कम से कम 1 सदस्य चुना गया हो, तब ये सही है। यानी 25 से अगर सीटें कम हैं तो कम से कम 1 सीट वहां से जीत लिया, या फिर अगर राज्य में 25 से ज़्यादा सीटें तो हर 25 पर 1 सीट आपको जीतनी होगी। अगर 50 सीटें हैं तो 2, 75 हैं तो 3। ठीक है, ये वाला क्राइटेरिया सही है। भारतीय संविधान में दल बदल विरोधी कानून को किस संविधान संशोधन के माध्यम से और कौन सी अनुसूची जोड़कर लागू किया गया? जो दल बदल कानून है इसे कब जोड़ा गया था? इसे 1985 में जोड़ा गया था। ठीक है, इसके लिए कौन सा संशोधन होता है? तो 52वां संशोधन हुआ था। और इसको कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया? इसको 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो 1985 10वीं अनुसूची, 52वां संशोधन, तीनों बातें यहां पर है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, 10वीं अनुसूची के तहत किसी राजनीतिक दल से चुनकर आए सदन के सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है, सही कथन को चुनना है। पहला, यदि कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल के सदस्य छोड़ देता है तो वह सदन का सदस्य होने के अयोग्य हो जाता है। पहला बिल्कुल सही है। दल बदल कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी के टिकट पर जीत कर आया है और जीतने के बाद वो पार्टी बदल देता है या उस दल की सदस्यता छोड़ देता है तो वह संसद का या विधानसभा का सदस्य होने के अयोग्य हो जाता है। ठीक है, सही है। यदि कोई सदस्य सदन में अपने दल के निर्देशों के विपरीत मतदान करता है या मतदान से अनुपस्थित रहता है तो उसे 15 दिनों के भीतर दल से समाधान नहीं मिलता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। क्या ये सही है? ये आपका सही है। दल बदल कानून में ये प्रावधान किया गया है कि अगर कोई पार्टी है, जैसे मान लीजिए वो अपने सदस्यों को ये निर्देश जारी करती है, व्हिप जारी करती है कि आपको इस विधेयक के पक्ष में वोट करना है या विपक्ष में वोट करना है, और उसका वो निर्देश कोई सदस्य नहीं मानता या वो वोटिंग देने ही नहीं आता है, वोट देने ही नहीं आता है, ऐसे में भी उसकी सदस्यता जा सकती है। बचेगी कैसे? अगर 15 दिन के अंदर अंदर उसको माफ़ी मिल जाती है, उसकी राजनीतिक जो पार्टी है वो उसकी कंप्लेन नहीं करती है, माफ़ कर देती है, तो बच जाएगी, अदरवाइज सदस्यता जाती है। ठीक है, ये भी सही है। पूछा है कौन सा सही है? दोनों कथन आपके सही हैं। दल बदल कानून के नियमों के अनुसार यदि कोई निर्दलीय जीता हुआ सदस्य चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो उसके सदस्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब हमने देखा अगर कोई पार्टी से जीतता है तो उसके साथ क्या होता है अगर वो दल छोड़ दे या वो दल का आदेश नहीं माने। अगर कोई निर्दलीय है, वो जीत जाता है, वो बाद में कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो क्या होगा?
क्या होगा, उसको सदन की सदस्यता के लिए पूरी तरह से अयोग्य माना जाएगा, उसको वहां से हटा दिया जाएगा। ठीक है, क्यों हटाया जाएगा? क्योंकि उसको जनता ने चुना है, क्योंकि वो निर्दलीय है, किसी भी दल में शामिल नहीं है, और अगर वो चुनने के बाद किसी दल में जाता है यानी वो जनता को चीट कर रहा है, तो उसको फिर हटा दिया जाता है। ठीक है, अगला, 10वीं अनुसूची के कड़े प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस स्थिति को दल बदल का अपवाद माना जाता है और सदस्यों की सदस्यता समाप्त नहीं होती? इसमें अपवाद भी है। क्या अपवाद है? देखिए, यदि किसी राजनीतिक दल के कम से कम 2/3 सदस्य सदन में एक नए दल का गठन या विलय कर लेते हैं तो उनकी सदस्यता खत्म नहीं होगी। यानी अगर कोई पार्टी है, उसके पास 30 सदस्य हैं, वहां पे 30 सांसदीय विधायक हैं, इसका 2/3 यानी कि लगभग 20 सदस्य अगर एक साथ पार्टी छोड़ते हैं तो फिर उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। 2/3 से कम होगा तो उनकी सदस्यता जाएगी। ठीक है, पहली अपवाद यह है। दूसरा अपवाद क्या है? संसद का अध्यक्ष बन जाता है, जैसे कोई पार्टी का सदस्य लोकसभा का अध्यक्ष बन जाता है तो अपने आप को न्यूट्रल दिखाने के लिए वो अपनी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे देता है। ऐसी कंडीशन में उसका सदस्यता खत्म नहीं होगी। जब वो उस पद से हटता है, वापस अपनी पार्टी की सदस्यता ले लेता है, तो उस पर यह लागू नहीं होता। ठीक है, एक और चीज याद रखना, जब मूल दल बदल कानून बना था 1985 में, तो ये जो क्राइटेरिया था 2/3 सदस्य अगर एक साथ जाते हैं, ये 1/3 था। बाद में 91वां संवैधानिक संशोधन होता है, इसके द्वारा इसको थोड़ा सा और मुश्किल किया गया, 1/3 को 2/3 किया गया। ठीक है, सूची को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ राजनीतिक दल हैं, दूसरी तरफ उनके गठन के वर्ष हैं। शिरोमणि अकाली दल भारत के पुराने राजनीतिक दलों में से एक इसको माना जाता है। कांग्रेस 1885 में बनी थी। जो शिरोमणि अकाली दल है ये 1920 में बना था। तो पहले का हो जाएगा आपका 2। ठीक है, यानी सबसे पहले आएगा 2। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो सीपीआई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये बनती है 1925 के अंदर। ठीक है, दूसरे का होगा 1, 2 के बाद 1 आएगा। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये भी एक पुरानी पार्टी है, आज़ादी के पहले की पार्टी है, 1939 में बनी थी। इसके बाद आएगा 4 और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके, साउथ की पार्टी है, तमिलनाडु की है। ये कब बनी थी? ये 1949 में बनी थी, यानी चौथे का होगा 3। 2, 1, 4, 3 आपका सही आंसर है। 2, 1, 4, 3 आपका ये रहा। हमने सीपीआई की बात करी, यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। सीपीआई कब बनी थी? सीपीआई बनी 1925 में। ठीक है, आपसे पूछा जाता है सीपीआई एम ये कब बनी, तो इसका आपने वर्ष याद करना है, 1964। ठीक है, हमने बात करी डीएमके की। डीएमके कब बनी? 1949 में। एक और पार्टी है एआईएडीएमके, ये किस वर्ष बनी थी? ये 1972 में बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित राजनीतिक दलों को उनके गठन के वर्ष के अनुसार सबसे पहले से सबसे बाद के सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। यानी कौन सी पार्टी पहले बनी उसको आपने पहले लगाना है। ठीक है, इनमें सबसे पहले इनके पहले वर्षों को लिख लेते हैं। डीएमके, इसके बारे में हमने अभी बात करी। डीएमके किस वर्ष बनी थी? 1949 में बनी थी। जो सीपीआई है ये 1925 में बनी थी। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ये 1939 में बनी। सीपीआईएम ये बनी थी 1964 में। तो सबसे पहले बनी है यहाँ पे सीपीआई यानी कि 2 आएगा। उसके बाद बनी है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि 3 आएगा। फिर डीएमके 1 और फिर आपकी आएगी सीपीआईएम यानी कि 4। 2, 3, 1, 4 सही आंसर है जो यहाँ पर है, ऑप्शन ए। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट राजनीतिक पार्टियां जिनकी स्थापना पूछी जाती है, जैसे शिवसेना। शिवसेना की स्थापना कब होती है? शिवसेना बनती है 1966 में। झारखंड की पार्टी है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम जिसको कहते हैं, हेमंत सोरेन जिस पार्टी के हैं, अभी इसी की सरकार है झारखंड में, इसी दल की। इसकी स्थापना होती है 1972 में। झारखंड बना बाद में था, 2000 में बना उत्तराखंड के साथ, लेकिन जेएमएम 1972 में बना, जैसे उत्तराखंड क्रांति दल 1979 में बना था, लेकिन उत्तराखंड बना 2000 में। ठीक है, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पार्टी है टीडीपी। ये कब बनी थी? ये 1982 में बनी। यूपी की एक इंपॉर्टेंट पार्टी बीएसपी, ये बनी 1984 में। यूपी की ही एक और पार्टी है एसपी, ये बनी 1992 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्टियां जो पूछी जाती हैं। ठीक है, बिहार में जो पार्टियां चलती हैं जिसमें आरजेडी हो गई और जेडीयू हो गई आपकी, कब कब बनी? आरजेडी बनती है 1997 के अंदर और जेडीयू की स्थापना कब होती है? ये 1999 में बनती है। ठीक है,
1999 में दो इंपॉर्टेंट पार्टियां बनी थी, एक जेडीयू और एक बनती है महाराष्ट्र की एनसीपी जो शरद पवार की पार्टी है। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट पार्टियां हैं जो इस दौरान बनी। 1997 में आरजेडी बनी थी, उसी के साथ साथ बनती है बीजेडी, उड़ीसा की नवीन पटनायक वाली पार्टी, और 1998 में बनती है टीएमसी। ठीक है, निम्नलिखित राजनीतिक दलों और उनके स्थापना वर्ष के सटीक युग्मों पर विचार कीजिए। अब आपने इनके क्रम को लगाना है। देखिए, आरजेडी कब बनी थी? आरजेडी बनती है 1997 में, और आरजेडी के साथ एक और दल बना था बीजेडी, ये भी 1997 में बना, यानी दोनों के यहाँ पर क्या है, हमारे युग्म सुमेलित हैं। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी 1998 में बनी, ये भी सही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी जो एनसीपी है 99 में बनी, क्या ये सही है? 99 में दो पार्टियां बनी थी, एक एनसीपी और एक जेडीयू। ठीक है, ये भी सही। कौन सा सही है? चारों के चारों आपके सही है। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत निर्वाचन के संबंध में मुख्य रूप से कितने प्रकार की पद्धतियां अपनाई जाती हैं? भारत में कितने प्रकार की निर्वाचन पद्धति अपनाई गई हैं? भारत में चलती है मुख्य रूप से दो प्रकार की निर्वाचन पद्धतियां। पहली निर्वाचन पद्धति है हमारी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल गए वो जीत गया, और दूसरी होती है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, ये दो सिस्टम भारत में चलते हैं। भारत में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का प्रयोग किन किन चुनाव में किया जाता है? यानी जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले, चाहे 1% वोट या एक ही वोट ज्यादा मिला हो, उसको जीता माना जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। और ये किस किस चुनाव में लगता है? लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में इसी सिस्टम का इस्तेमाल होता है। केवल 1 और 2 आपका सही आंसर है, ऑप्शन सी। जो अनुपातिक प्रणाली होती है उसका इस्तेमाल राष्ट्रपति के चुनाव में, विधान परिषद के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में होता है। ठीक है, अगला, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के तहत किसी उम्मीदवार को विजयी घोषित करने के लिए मतों का क्या मानक निर्धारित है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में किसी भी उम्मीदवार को विजयी तब घोषित किया जाएगा जब उसे कुल उम्मीदवार, जितने भी उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं उनकी तुलना में जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, चाहे एक ही वोट उसको ज्यादा मिला हो, तो उसको जीता हुआ माना जाएगा। ठीक है, कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि 50% वोट जिसको मिलेंगे या 30%, 20%, ऐसा कुछ भी नहीं है। यही होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। भारत में अनुपातिक प्रतिनिधित्व सिस्टम का उपयोग निम्न में से किसके निर्वाचन में होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व इस सिस्टम के अंतर्गत भी दो प्रणालियां आती हैं, एक होती है सूची पद्धति और एक होती है एकल संक्रमणीय पद्धति। तो भारत में जो चलती है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत एकल संक्रमणीय पद्धति, इसको भी याद करना, कई बार वो पूछता है, इसको नहीं देता, एकल संक्रमणीय वाले को दे देता है। क्या होती है एकल संक्रमणीय पद्धति? इसमें एक निर्वाचन मंडल बनाया जाता है, सदस्यों के जो अलग अलग सदस्य होते हैं, चाहे वो विधानसभाओं के हों, विधान परिषद के हों, राज्यसभा के हों, लोकसभा के हों, उनके वोट की वैल्यू निकाली जाती है, खास पद्धति से निकाली जाती है, और फिर उनको एक कागज़ दिया जाता है जिसमें उम्मीदवार खड़े होते हैं। उन उम्मीदवारों को इनको लगाना होता है कि हमारी पहली चॉइस ये है, दूसरी चॉइस ये है, जिसको ज़्यादा पहली चॉइस मिलती है वो जीत जाता है। तो एकल संक्रमणीय पद्धति है, इसी के अंतर्गत वो चलती है। किस किस चुनाव में चलती है? राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में, विधान परिषद के चुनाव में। तो 1, 2, 3 आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, भारत में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के संचालन के संदर्भ में सदस्यों के मतों का मूल्य किस प्रकार तय किया जाता है? तो देखिए, ये जो सिस्टम होता है इसमें एक व्यक्ति एक वोट का सीधा सा नियम नहीं होता। जैसे हम डायरेक्ट चुनाव में देखते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव में देखते हैं, वहां पे एक आदमी का एक वोट होता है। यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनके वोट का मूल्य एक निश्चित विधि के द्वारा निकाला जाता है। यानी सही आंसर क्या है कि सदस्यों के मत का मूल्य एक विशेष विधि के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। भारतीय निर्वाचन प्रणाली के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। हमने भारत में निर्वाचन प्रणाली को लेकर बात करी कि दो निर्वाचन पद्धति चलती है, एक होते हैं डायरेक्ट इलेक्शन, एक होते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन।
डायरेक्ट इलेक्शन में आता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी जिसको ज्यादा वोट मिले वो जीत के, जिसमें डायरेक्ट जनता वोट करती है। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष, जिसमें समान अनुपाती प्रतिनिधित्व चलता है, जिसके अंतर्गत एकण संक्रमणीय पद्धति चलती है। ठीक है, उन दोनों को लेकर के अब एक मिक्स क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा गलत है। देखिए, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव में पद्धति एक समान है, ये बिल्कुल सही है। कौन सी पद्धति है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में मतदाता को उम्मीदवारों के बीच वरीयता क्रम तय करने का अधिकार होता है, यह सही है। अभी हमने देखा था कि उसको क्रम लगाना होता है। इसके बारे में हमने डिटेल में समझा था जब हमने राष्ट्रपति के बारे में बात करी, राष्ट्रपति चुनाव के बारे में बात करी। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में विजयी होने के लिए कुल मत पड़े मतों का आधा से अधिक भाग प्राप्त करना कानूनी रूप से अनिवार्य है, गलत है। आधे से ज़्यादा वोट नहीं चाहिए आपको बस जितने वोट मिले दूसरे नंबर पर आने वाले आदमी को, उससे एक वोट ज़्यादा चाहिए। ठीक है, ये गलत है, यही बताना था। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था के माध्यम से होता है, निर्वाचक मंडल के द्वारा, ये सही है, ये आपका बिल्कुल सही कथन होगा। केवल सी गलत है, यही आपने बताना था, तो इसको भी याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 41वीं क्लास यहाँ पे कवर करी और भारत की निर्वाचन व्यवस्था को लेकर के, दलीय व्यवस्था को लेकर के सवालों को देखा। अभी हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हमने इसके केवल 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक कि भारत में दलीय व्यवस्था कैसी है, राजनीतिक दलों की मान्यता को लेकर के, दल बदल कानून को लेकर के, प्रमुख दलों की स्थापना को लेकर और निर्वाचन प्रणाली को लेकर के सवालों को देखा। अगले वीडियो में भारत में किस किस प्रकार के चुनाव होते हैं, प्रचार को लेकर के क्या क्या सवाल आते हैं, मतदान को लेकर के, संवैधानिक उपबंध और क्या क्या है चुनावों को लेकर के, अब तक कितने लोकसभा चुनाव कब कब हुए हैं, किसकी क्या विशेषता है, चुनाव सुधार को लेकर के बनी समितियां और प्रमुख जो चुनाव सुधार आज तक हुए हैं कि वोटर ID कब आया था, वीवीपैट कब आया, EVM कब आया, उन सब के सवाल हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।